हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लानियास लीगल एज। आज हमारा जो टॉपिक होगा आज की क्लास का वो होगा क्या, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। ये जो हमारा अभी चल रहा है, ये सीरीज चल रही है रिलेशंस की। हमने इससे पहले रिलेशन देखा था प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में। आज की क्लास में हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट के बीच में। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, या हम कह सकते हैं केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। आज हम देखेंगे इन दोनों यूनियन और स्टेट के बीच में क्या संबंध होते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने दो टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे। वो दो टर्म्स क्या हैं, पहला टर्म्स है फेडरल पहला है हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है क्वासी जुडिशियल। ओके, इसको हम कहते हैं संघीय संविधान। यहां संघीय है ना कि संघात्मक, संघीय संविधान। और जो ये है क्वासी जुडिशियल, इसे कहते हैं अर्ध न्यायिक। ठीक है, अर्ध न्यायिक और संघीय संविधान। देखिए, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पर जो शासन का स्तर होता है वो दो स्तर पर होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं जो वे ऑफ गवर्नेंस होगा, वे ऑफ गवर्नेंस, ये होगा 2 लेवल। हालांकि अब 3 लेवल भी हो गया है, लेकिन फेडरल के जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेक्ट किया गया था, तब इसको 2 लेवल कॉन्स्टिट्यूशन, 2 लेवल गवर्नेंस कहते थे, जिसमें पहला हो जाता था यूनियन एंड सेकंड है स्टेट। ठीक है, ये शब्द का मतलब ये है, जहाँ पर शब्द संघीय आए मतलब फेडरल, तो इसका मतलब है जो शासन की व्यवस्था है वो 2 स्तरीय है। ये हो गया हमारा क्लियर। और दूसरा हम देखते हैं क्वासी जुडिशियल। इसका क्या अर्थ है, क्वासी जुडिशियल होता है, ये एक तरीके से अर्ध न्यायिक, यहाँ शब्द से ही हमें निकल के आ रहा है। ये एक, जितने भी क्वासी जुडिशियल टर्म्स होंगे, जैसे कि सभी कमीशंस मतलब आयोग, जो आयोग होते हैं ये सभी अर्ध न्यायिक होते हैं। और अर्ध न्यायिक का मतलब है ये शक्ति रखते हैं न्यायालय के समान, न्यायालय के समान, न्यायालय के समान कानून और शक्ति रखते हैं, लेकिन ये न्यायालय नहीं होते हैं। ये जुडिशियरी की लेवल की पावर्स रखते हैं, लेकिन ये जुडिशियरी नहीं होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्वासी जुडिशियल। ओके, अब हम आगे चलते हैं यहीं से, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये 2 टर्म्स हमने क्यों बताए हैं ये आगे देखेंगे। अब जो हमारे संबंध हैं केंद्र और राज्य के मध्य, ये हम 3 बेस पर देखेंगे, 3 बेस पर देखेंगे जो संबंध होंगे हमारे। ठीक है, पहला जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा,
लेजिस्लेटिव रिलेशन, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है उनको 3 भागों में बांट दिया है। पहला रिलेशन होगा लेजिस्लेटिव, दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, और जो तीसरा होगा वो होगा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिलेशन। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो ये हो गया विधायी संबंध, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ये हो गया प्रशासनिक, और जो लास्ट फाइनेंशियल रिलेशन है ये हो गया वित्तीय संबंध। जो हम केंद्र राज्य के बीच संबंध पढ़ेंगे तो इनको 3 पार्ट्स में 3 भागों में देखेंगे। पहला होगा हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट, वहाँ पर हम विधायी संबंध देखेंगे। फिर हमारा दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, वहाँ पे हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। उसके बाद जो थर्ड होगा फाइनेंशियल, वहाँ पर हम देखेंगे वित्तीय संबंध। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, लेजिस्लेटिव रिलेशन। ओके, सबसे पहले हम विधायी संबंध देखते हैं, केंद्र राज्य के बीच में क्या क्या विधायी संबंध होते हैं। जो ये हमारा लेजिस्लेटिव संबंध है या कह सकते हैं विधायी संबंध है केंद्र राज्य के बीच में, ये आर्टिकल 245 से 255 के बीच में इनका प्रोविज़न होगा। ठीक है, जो इन संबंधों का, विधायी संबंधों का प्रावधान जो होगा वो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक होगा। ओके, तो जो हम लेजिस्लेटिव रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्षेत्रीय या कह सकते हैं सीमांत, क्षेत्रीय या सीमांत विभाजन। क्षेत्रीय और सीमांत विभाजन में हम देखते हैं, क्या देखेंगे, देखो जो केंद्र होता है और राज्य होता है, केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, इन दोनों के जो क्षेत्र होते हैं, विधायी क्षेत्र होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, जो केंद्र होता है, अगर केंद्र कोई क्या कहते हैं, कोई अधिनियम बनाना चाहता है, कोई विधि बनाना चाहता है केंद्र, तो वो किस स्तर तक बनाएगा, पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, केंद्र देश के लिए भी, और देश के अंदर आता है राज्य। ठीक है, तो इसका जो सराउंडिंग होगी, इसका जो क्षेत्रीय विस्तार होगा वो कितना होगा, देश पूरा भारत पे, तो पूरा भारत के लिए, पूरा देश हो गया हमारा भारत, और उसी के जो अंदर है राज्य उसके लिए। ठीक है, ये तो हो गया केंद्र का। अब जब बात आएगी राज्य विधानमंडल की, तो राज्य का क्षेत्र क्या होगा, जिस तरीके से केंद्र ने, संसद ने पूरे देश को अपने अंडर में लिया है बनाने, विधि बनाने के लिए। ठीक है, किस क्षेत्र तक बना सकती है। अब राज्य विधानमंडल है, वो उसके लिए सिर्फ एक पूरा राज्य होगा। जब राज्य कोई विधेयक पारित करेगा या अधिनियम बनाएगा, जो भी कुछ जो भी अपनी जो विधायी शक्तियाँ को यूज करेगा, वो कहाँ तक करेगा, एक राज्य के अंदर, राज्य से बाहर नहीं जा सकता है। यही बात अगर होती है, ये तो हो गया राज्य का क्षेत्र हो गया, और केंद्र का भी हो गया क्षेत्र। जो केंद्र एक भारत की बाउंड्री के अंदर तक रहेगा, उसके राज्य में केंद्र के पास 2 चीज़ें होती हैं, कैसे, एक तो पूरा भारत, दूसरा भारत के अंदर राज्य, ये 2 हो गए। और राज्य के अंदर क्या है, पूरा राज्य, सिर्फ एक ही चीज़। ओके, अब जो बच जाता है, जो राज्य से हटके होता है, जो भी पार्ट, हमारे देश का जो भी पार्ट या जो भी क्षेत्र राज्य की सीमा से बाहर होगा, तो उस सीमा के अंदर जो विधायी प्रक्रिया होंगी वो आएंगी केंद्र के अंदर।
केंद्र उस पर नियम बनाएगा, केंद्र विधान पारित करेगा उसके लिए। ओके, ये हो गया। यहीं जब बात आती है दूसरी पे, वहाँ हम देखेंगे विषय विभाजन। विषय विभाजन विषय विभाजन में हम देखेंगे 3 विषय हैं। सबसे पहला विषय क्या है? संघ, या कह सकते हैं विषय या सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध हम देखते हैं इन सूचियों पर। जो संघ सूची है, संघ सूची के जितने भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का जो प्रावधान है, जो राइट है, जो अधिकार है, वो तो हो गया केंद्र का। और जो राज्य सूची है उस पर तो हो गया राज्य का। अब जो बचता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? इनमें वो विषय होते हैं जिन पर राज्य का भी और केंद्र का भी, राज्य विधानमंडल का भी और संसद का भी, दोनों का अधिकार होता है कि ये देश के हित में या अपने या देश के हित में कह सकते हैं हम, कोई भी अगर नियम, कोई भी कानून बनाना चाहती है तो राज्य भी उसका यूज करेगी उस अधिकार का, और केंद्र भी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो तीसरा है हमारा, वो हम देखते हैं। तीसरा हमारा राज्य विधानमंडल पर केंद्र का क्षेत्राधिकार। इस पॉइंट से हम क्या समझेंगे? देखिए, जो हमारा ये पॉइंट है, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का क्षेत्राधिकार। देखिए, जो राज्य का विधानमंडल है उसकी जो पावर्स कहाँ तक उसकी पावर्स कहाँ तक हैं? एक राज्य के अंदर। ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी, विधायी शक्तियाँ होंगी, वो सिर्फ राज्य के अंदर होंगी। लेकिन वहाँ पर हम कह सकते हैं कभी कभी या कुछ पॉइंट्स पर केंद्र का भी क्षेत्राधिकार हो सकता है। अब हम उन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले किस संदर्भ में केंद्र राज्य के जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्र है राज्य का, उस पर नियम कानून बना सकता है। जब हम ये देखेंगे तो इसके लिए हमें 5 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले वो 5 संदर्भ हम लेके चलते हैं जिस पर केंद्र अधिकार बना सकता है राज्य के क्षेत्र में। सबसे पहला तो होगा राष्ट्र हित। ओके, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, और तीसरा होगा राष्ट्रपति शासन। चौथा होगा राज्य के अनुरोध पर। ठीक है, और 5वां होगा अंतर्राष्ट्रीय विषय पर। इस पॉइंट को आप में थोड़ा वो हो रहा होगा उत्सुकता कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल है और राज्य में आकर इसकी क्या ऐसे विषय होगा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्र हित पर। देखिए, जब भी देश में कोई राष्ट्र के हित में अगर कोई अधिकार बनाना है या राष्ट्र के हित में कोई कानून बनाना है तो संसद ये नहीं देखेगी कि वो केंद्र के क्षेत्र में है या राज्य के। वहाँ पर संसद के पास अधिकार है कि अगर राष्ट्र के हित में, नेशनल वेलफेयर में अगर कोई नेशनल वेलफेयर में कोई कानून बनाना है तो संसद के पास अधिकार है। ओके, दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद के पास अधिकार होता है कि पूरा देश एक ही मानकर किसी भी क्षेत्र में संसद नियम कानून बना सकती है। ठीक है। जो तीसरा क्या है, तीसरा है राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन ही लग जाएगा, ठीक है, तो सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास पहुंच गई ना। ठीक है। और राष्ट्रपति हमने बताया था, राष्ट्रपति किसकी सलाह से चलता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से, और मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री चुन के आता है लोकसभा से। ठीक है, वहाँ से चुन के आता है, और लोकसभा का मतलब है संसद। बात तो वहीं घूम कर आई कि संसद के पास ये अधिकार है राष्ट्रपति शासन में पूरे क्षेत्र में। वहाँ पर ना राज्य देखेगा ना केंद्र का क्षेत्र देखेगा, वहाँ पर संसद के पास अधिकार है। ठीक है, नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं राज्य के अनुरोध पर। मान लीजिए किन्हीं दो राज्यों के बीच मतभेद है। ठीक है, दो राज्यों में किसी विषय को लेकर मतभेद है, लेकिन राज्य के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो तो सिर्फ राज्य विधानमंडल पर है। लेकिन जब किन्हीं दो राज्यों के बीच मतभेद है तो इस स्थिति में ये दोनों राज्य केंद्र से संपर्क करेंगे कि सर हमारा इस पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमारा इस पर अधिकार हम नियम बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी इसमें सहायता करें। तो इस कंडीशन में जो संसद है, संसद एक्शन में आएगी और वो नियम बनाएगी राज्य विधानमंडल के क्षेत्र के अंदर। ठीक है। अब पांचवा हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विषय पर। देखिए, मान लीजिए कुछ राज्य ऐसे भी हैं, कुछ क्यों, अगर हम सीधा बात करते हैं, अगर कोई राज्य किसी अन्य देश की सीमा से सटा हुआ है, ठीक है, राज्य अन्य देश की सीमा से सटा हुआ है, तो यहाँ संसद का ये अधिकार है कि इस देश का कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इस राज्य पर, इस देश का कोई विपरीत प्रभाव राज्य पर पड़ रहा है, तो संसद वेट नहीं करेगी, संसद देखेगी नहीं कि ये क्षेत्र किसका है। संसद के पास अधिकार है कि यहाँ पर अपने को प्रभावी बनाए। ठीक है, यहाँ पर संसद प्रभावी हो जाएगी और यहाँ के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, यही हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, यही हुआ था आर्टिकल 370 में, जो रिसेंटली मुद्दा था 370 का अनुच्छेद का 370, ये यहीं से बना है अंतर्राष्ट्रीय विषय। ठीक है, ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन हो गया। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा हमारा जो पार्ट था जिस बेस पर हमने केंद्र और राज्य के मध्य संबंध देखे थे, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। रिलेशंस, या हम कह सकते हैं प्रशासनिक संबंध। देखिए 245 से 255 तक तो उसका प्रावधान था विधायी संबंध का। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, इसका है 256 से 263, 256 से 263। आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 के बीच में जो भी प्रोविजंस हैं वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, और इसके भी अंडर में किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से। ठीक है, जो प्रशासनिक संबंध है राज्य और केंद्र के बीच में, उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनका प्रावधान कहाँ पर है, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे शक्तियां। देखो लेजिस्लेशन में शक्ति किसकी होती है, विधायी शक्तियां। ठीक है, विधान बनाने की, विधेयक पारित करने की, अधिनियम विधेयक से अधिनियम की स्थिति तक लाने की, ये सब शक्तियां किसमें होती हैं, विधायी। अब इन शक्तियों को पटल पर लाना या कह सकते हैं
कार्यकारी बनाना, कार्यकारी या इन एक्शनाइज्ड, मतलब उसको मेन पटल पे प्रक्रियात्मक बनाना। ठीक है, वहाँ तो उन्होंने सिर्फ नियमों का विधान किया है, ठीक है, विधि का निर्माण किया है। अब उस विधि से जो कानून बने हैं उनको प्रक्रिया में लाना, मतलब कार्यकारी बनाना, वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव में। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में हम ये देखेंगे कहाँ पर किसका है कहाँ किसका अधिकार है, कहाँ राज्य का अधिकार है, कहाँ केंद्र का अधिकार है, यहीं पे आ जाएगा हमारा टॉपिक रिलेशन। तो देखिए केंद्र और राज्य, इन दोनों की शक्तियां बटी हुई हैं। ठीक है, जब हम शक्तियां देखेंगे तो कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, अब उस कानून को प्रभावी जो केंद्र करेगा, केंद्र किस क्षेत्र तक करेगा, वो क्षेत्र होगा सिर्फ पूरा देश और राज्य के लिए। यहाँ पर भी वही सीमांकन का आ जाएगा, क्षेत्रीय सीमांत, क्षेत्रीय विभाजन और सीमांत विभाजन को देखते हुए चलेंगे तो यहाँ तो वही आ जाएगा। जो भी केंद्र का क्षेत्र होगा शक्तियों को यूज करने के लिए, पावर्स को एक्शन में लाने के लिए, वो कहाँ का होगा, पूरे देश का होगा, और राज्य का पूरे राज्य में। अब कुछ वही जगह रह जाएंगी जैसे कि यूटीज, ठीक है, जो संघ शासित राज्य होते हैं, यहाँ पर किसकी पावर चलेगी, यहाँ चलेगी यूनियन की। ओके, और जो स्टेट है वहां चलेगी स्टेट की। ठीक है, यूनियन के पास दो एरिया है, एक तो पूरा इंडिया या कह सकते हैं कंट्री, और दूसरा यूटीज। स्टेट के पास सिर्फ स्टेट है। ये शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियों का प्रयोग राज्य के अंदर करेगा वो राज्य करेगा। ठीक है, पूरे देश में उस शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, संसद करेगी, केंद्र करेगी, और जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं, राज्य होते हैं, वहाँ पर ये पावर किसके पास है, ये पावर है यूनियन के पास। अब यही हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, ये तो हमने उसकी शक्तियां देख ली हैं। दूसरा हम देखेंगे दायित्व, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं लायबिलिटी। जब दायित्व की बात आएगी तो जो स्टेट है, स्टेट का क्या दायित्व बनता है, स्टेट का दायित्व बनता है कि जो भी निर्देश केंद्र ने दिए हैं, किसने, यूनियन ने, जो भी निर्देश यूनियन ने दिए हैं उस निर्देशों का पालन करे। ठीक है, अब मान लो वो अगर पालन नहीं भी करती है, फिर उस स्थिति में क्या किया जाएगा, अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन राज्य विधानमंडल नहीं करता है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में आर्टिकल 365 का यूज करके, आर्टिकल 365 का यूज करके जो शासन व्यवस्था है वो चली जाएगी केंद्र के पास। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो यूनियन में मर्ज हो जाएगी, यूनियन उसको डायरेक्ट करेगा, केंद्र उसको दिशा निर्देश देगा। ये होता है दायित्व किसका, स्टेट का। स्टेट का क्या दायित्व होता है, जो भी यूनियन की डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करे। ठीक है, जो भी दायित्व केंद्र से आए हैं, ठीक है, उनका पालन राज्य विधानमंडल करेगा। ये राज्य विधानमंडल का दायित्व होता है। और इन सिंपल वर्ड्स, अगर वो नहीं इसका पालन करता है तो आर्टिकल 365 का यूज करते हुए सभी शक्तियां चली जाएंगी केंद्र के पास। ओके, ये हो गया। अब जो हम देखेंगे तीसरा, वो होगा हमारा फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशंस।
फाइनेंशियल रिलेशंस में हम क्या देखेंगे, जो टैक्स डिफरेंशिएशन है, जो टैक्स का डिफरेंशिएशन है यूनियन और स्टेट का, इसका प्रोविजन हम देखेंगे। जो फाइनेंशियल रिलेशंस है ये है आर्टिकल 268 से 293 के बीच में है, 268 से 293 के बीच में। अब हम इसमें क्या देखेंगे टैक्स में, यह हम कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहली बात है जो आय है, आय पर लगने वाला कर, आय पर लगने वाला कर जिसको हम क्या कहते हैं, आयकर। इस आयकर पर राज्य और केंद्र के बीच क्या संबंध होता है पता है? यहां पर यह संबंध होता है, जो आय पर लगा हुआ कर, जो भी टैक्स है, टैक्स ऑन इनकम, इसकी जो उगाही होती है, मतलब जो भी टैक्स का धारण होगा, जो भी भारत के अंदर जो भी इनकम पर टैक्स लगेगा, उसको कलेक्ट कौन करेगा? थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं। या हम ये कह सकते हैं पावर ऑफ कलेक्शन, पावर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इनकम, पावर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इनकम is provided to यूनियन। पूरे भारत के अंदर जो भी आय पर कर होगा उसका कलेक्शन केंद्र के संदर्भ में होगा, केंद्र के अधिकार में होगा, ठीक है, केंद्र के क्षेत्र के अधिकार में होगा। केंद्र के पास ही ये अधिकार है कि संपूर्ण भारत के अंदर जो भी कर आय पर आता है, आय पर लगा हुआ जो कर आता है, इनकम टैक्स जितना भी होगा उसको सिर्फ यूनियन ही कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जब यूनियन कलेक्ट कर लेगी उसके बाद वो उस कलेक्शन को दो भाग में बांट देगी, यूनियन के लिए और स्टेट के लिए। मतलब क्या कहा, उगाही कौन करेगा? केंद्र। कलेक्ट कौन करेगा? केंद्र। लेकिन जब वो कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद वितरण, वितरण किसके बीच में होगा? केंद्र और राज्य के बीच में। इसका मतलब समझे, ये सिर्फ पावर यूनियन के पास है। दूसरा हम अब देखते हैं, ये हो गया एक तो। दूसरा हम टैक्स के बारे में देखेंगे कि पहले क्या होता था, टैक्स भी यूनियन और स्टेट में बटा हुआ होता था। यूनियन और स्टेट में कुछ ऐसी चीज़ों पर टैक्स था जो कि जिस पर अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता था, और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिस पर अधिकार सिर्फ राज्य के पास होता था, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या थी? यूनियन के अंडर में क्या क्या आता था? रेलवे, ठीक है। स्टेट के पास क्या आता था? लैंड टैक्स, या कह सकते हैं हम फार्मिंग पर फार्मिंग टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, ठीक है। इस प्रकार बटे हुए थे, हाँ। लेकिन जो जब से ये एक जीएसटी, जो जीएसटी कर आया है, मतलब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब से ये टैक्स आया है जीएसटी का, तब से ये वाला प्रावधान
खत्म हो चुका है। अब कौन सा प्रावधान है? पहले जो प्रावधान था कर का वो था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। जो दो बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, 80th एंड 101। इन दोनों अमेंडमेंट के बाद जो ये स्ट्रक्चर है टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टोटली डिसॉल्व हो चुका है, टोटली खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक स्ट्रक्चर है टैक्स का, वो है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, सभी टैक्सों को कन्वर्ज कर दिया है इसने। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड अदर्स, ये तीनों टैक्स हैं वो मर्ज हो गए हैं, कन्वर्ज हो गए हैं और जीएसटी बन गए हैं। अब जीएसटी के जरिए से हम देखते हैं कि इसको भी 3 पॉइंट में जीएसटी को डिवाइड कर दिया गया है। पहला हो जाता है यूनियन, जिसे कह देते हैं हम सीजीएसटी, सेंट्रल पे लगता है। दूसरा स्टेट, जिसे हम कह देते हैं एसजीएसटी। और उसके बाद जो तीसरा होता है इंटीग्रेटेड, उसे हम कह देते हैं आईजीएसटी। ये हो गया है इस पैटर्न पर, जो हमारी फाइनेंशियल जो प्रोसेस हैं वो इस पैटर्न में चलती हैं, आज के पैटर्न पे। ठीक है, अब जब हमने ये फाइनेंशियल देखा है तो इसके बाद हम दो मेजर कमीशंस और देखेंगे। ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल रिलेशन। अब वो दो मेजर कमीशंस कौन से होंगे? पहला होगा सरकारिया कमीशन, और दूसरा पुंछी कमीशन। ये दोनों कमीशन यूनियन और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए 1967 तक, या कह सकते हैं 1960 के दशक, डिकेड, जो ये रिलेशंस केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध थे 1960 के दशक से पहले तक तो बड़ा नॉर्मल थे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच जो ये संबंध है जो व्यापक होते गए, ठीक है, एक अलग मोड़ पर आ गए। इसका भी कुछ रीजन तो जरूर होगा, उसका हम सबसे पहले रीजन देखेंगे। रीजन के बाद हम इन दो कमीशंस को देखेंगे, और क्योंकि इसी रीजन से ये कमीशंस निकले हुए हैं, तो रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है, जो 1960 का डिकेड है, 1960 का दशक है। इसी दशक में 1967 में एक गैर कांग्रेसी व्यक्ति मोरारजी देसाई सीएम बने। ये तो मैंने अपनी नेक्स्ट क्लास में, पहले वाली क्लास में बताया था। कहाँ के बने? बॉम्बे के। देखिए, जब तक यूनियन और स्टेट में बैठे पदाधिकारी सिर्फ कांग्रेस के थे, तब तक तो इन दोनों के बीच में जो संबंध थे नॉर्मल थे, कोई
क्या कहते हैं अव्यवस्था की स्थिति कोई उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब ये बताइए इस घर में भी हमारा व्यक्ति है, उस घर में भी हमारा व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। लेकिन जैसे ही इस घर में हमारा व्यक्ति है लेकिन इसमें हमारा नहीं है, ठीक है, और जो गवर्नेंस है वो दोनों से चलेगी, तो तभी तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। उन्हीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं उन्हीं की वजह से जो ये संबंध थे दोनों के बीच में वो एक व्यापक रूप धारण कर गए, एक अलग मोड़ पर आ गए। तो इसी के लिए कमीशंस तैयार किए गए। सबसे पहले एक कमीशन बना था, वो था मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में बना था। इसका नाम क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। प्रशासनिक सुधार आयोग, इनकी भी कुछ शर्तें थी। इन्होंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की दोनों के संबंधों में, शक्तियों में, ठीक है। और इसी क्रम में फिर ये दो कमीशन आए, इनके भी कुछ व्यापक चेंजेस, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें भी काफ़ी व्यापक चेंजेस का एक प्रारूप दिखा उसका। लेकिन वो सभी चेंजेस जो उन्होंने मांग की थी अपनी रिपोर्ट में वो नहीं माने गए, लेकिन किसी हद तक माने भी गए हैं। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि क्या ज़रूरत पड़ी इन चेंजेस की, क्योंकि मेन ज़रूरत यहीं से उत्पन्न हो गई कांग्रेस और गैर कांग्रेसों के बीच में मतभेद। अगर हम इस अपनी जो ये दो मेन कमीशंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो सरकारिया कमीशन है ये था 1983 का, और जो पुंछी कमीशन है ये है 2007 का, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, वो है जो ये दोनों कमीशंस थे ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज थे, रिटायर्ड जज, उनकी अध्यक्षता के हैं। जो यहाँ पर है वो है आरसी सरकारिया, ठीक है, यहाँ पर है आरसी सरकारिया। और जो ये पुंछी कमीशन था ये था मदन मोहन पुंछी। मान लीजिए पूछ लिया जाता है जो सरकारिया कमीशन है ये किसकी अध्यक्षता में बना था, ठीक है, और आपको उसमें ऑप्शन दिए जाएं, उसमें हर ऑप्शन के पीछे सरकारिया नाम लिखा हो, तब आप क्या करेंगे, इसलिए आपको पूरा नाम मालूम होना चाहिए, आरसी सरकारिया। और ऐसे पुंछी कमीशन होगा तो वो मदन मोहन पुंछी, ये हो गया, ठीक है। अब इसी में हम वो देख लेते हैं जो ये सभी कमीशन बने हैं उनकी मेन मांगे क्या थी। कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स थी वो देखेंगे सिर्फ हम। केंद्र और राज्य से बनी हुई जो आयोग है, केंद्र और राज्य से संबंधित आयोग है, उनकी मेन जो मांगे थी वो क्या थी उनको हम देखेंगे। उसमें सबसे पहली जो मांग थी वो क्या थी, राज्यपाल का गैर दलीय होना, ठीक है। जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, मान लीजिए अगर राज्य के अंदर नियुक्त राज्यपाल किसी संगठन से हो और वो संगठन का समर्थन लोकसभा में जो सरकार है, कह सकते हैं जो सत्ता में सरकार है उससे संबंध है, और यहाँ पर एक ऐसा करके देखते हैं जो यूनियन संसद, ठीक है, संसद में सत्ता किसकी है, ए नाम के व्यक्ति की, और राज्य के विधानमंडल में सत्ता है बी व्यक्ति की, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख है, जिस तरह से यहाँ राज्यपाल है। अब इस राज्यपाल का संबंध अगर ए से हुआ, ए के संगठन से या ए के दल से, तो वो बी के कार्यों में प्रावधान, जो कार्यों में जो व्यवधान डालेगा वो बी के में डालेगा ही डालेगा, क्योंकि उसका संबंध तो उससे है। इसी वजह से राज्यपाल का गैर दलीय होना ये मांग की थी इन कमीशनों ने। दूसरा,
दूसरा क्या था, राज्य की शक्तियां, कह सकते हैं राज्य की शक्तियों का अधिकार क्षेत्र में, राज्य की शक्तियों का अधिकार क्षेत्रीय जो दूसरा पॉइंट था राज्य की शक्तियों का अधिकार क्षेत्र, इसमें क्या है, जो राज्य की शक्तियां हैं उनका अधिकार का जो क्षेत्र है उनमें क्या करना, एक्सटेंशन करना, क्या एक्सटेंशन या बढ़ोतरी। राज्य चाहता था, ये कमीशन चाहता था कि राज्य की जो शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियों में एक बढ़ोतरी हो, ठीक है, केंद्र के किसमें, केंद्र के सापेक्ष। तीसरा ये क्या चाहते थे, जो मेन था, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती से संबंध, तैनाती सभी राज्यों का मानना था या उनकी इच्छाएं थी, उन्होंने व्यक्त की थी इन आयोगों की, उससे क्या कहते हैं, इन आयोगों का सहारा लेकर राज्य ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की कि जो भी ये पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं उनकी जो तैनाती राज्य के अंदर कर दी जाती है वो राज्य के अनुरोध पर की जाए, ठीक है, या उनकी सुझाव से की जाए। ये दो मेन कारण थे, ये भी इसी के अंदर था। तो यही कारण थे, मेन कारण यही थे, जो सभी आयोग जितने भी बने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हो या सरकारिया कमीशन हो, ठीक है, या पूंजी कमीशन हो, इन सब का जो कॉमन इंटेंशन यही था, ठीक है, ये होता है क्लियर। आज हमने यहीं से अपने पूरी क्लास में क्या देखा, आज की क्लास में रिलेशंस देख लिए हैं यूनियन और स्टेट के बीच में, जिसमें हमने क्या क्या देखा, लेजिस्लेटिव रिलेशन देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखा और फाइनेंशियल रिलेशन देखा। उनके बाद हमने कुछ कमीशंस देखे, मेजर कमीशंस हैं वो भी देखे इसमें। यहीं पे आज का जो ये वाला हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने जो इससे आगे जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, वहीं पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी रिलेशन सीरीज़। रिलेशन सीरीज़ में हमारे 3 पॉइंट्स थे, क्या, सबसे पहले था रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, दूसरा था रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो हमने आज कंप्लीट किया है, हमारा तीसरा होगा रिलेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, थैंक यू।